हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज समापन हो गया है। सत्र में 16 बैठकें आयोजित की गई। 75 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान 639 तारांकित सवाल पूछे गए, जबकि 257 अतारांकित सवाल पूछे गए। नियम 67 के तहत 2 चर्चाएं हुई। नियम 62 के तहत 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए। नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर एक चर्चा प्रस्ताव लाया गया। नियम 130 के तहत 7 चर्चाएं की गई। 8 सरकारी विधेयक पास किए गए। नियम 324 के तहत 8 विषय सदन में लाए गए। 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, जिसमें 52 सदस्यों ने बजट चर्चा में भाग लिया। जैसा आप जानते हैं, 14 मार्च 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ था और इसमें 16 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2023 तथा 24 मार्च 2023 के 2 दिन गैर सरकारी कार्य के दिवस निश्चित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 60 मिनट 59 मिनट्स चली है और सार्थक चर्चा जो है, इसमें कुल 52 जो बजट के ऊपर 52 मेंबर्स दे डेलिब्रेटेड ऑन द बजट और ये चर्चा जो है 19 घंटे 51 मिनट चली है। और हमारा जो उत्पादकता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है विधानसभा की, इस बजट सत्र की 93.77% रही है। और इसमें सभी जो सामान्य सदस्य हैं इस माननीय सदन के, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मैंने सभी को पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका दिया। और विशेष रूप से जो नौजवान जो पहली बार विधायक चुन के आए थे, उनको विशेष रूप से जो है बजट में हिस्सा लेने के लिए और विधानसभा की कार्रवाई में अपने प्रश्न रखने के लिए, अपने विषय रखने के लिए जो है विशेष तौर पर उनका सहयोग किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी नए पुराने तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है सारे, और सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात जो है हिमाचल प्रदेश के मुतालिक, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों के प्रति और नए जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने भी जो है बड़ी सार्थक चर्चा जो है हर विषय के ऊपर इस माननीय सदन में की है। और प्रश्न जो है 639 स्टार्ट क्वेश्चन और 257 अनस्टार्ट क्वेश्चन से जो सूचनाएं जो है माननीय सदस्यों को, मतलब कुल 896 के करीब जो है सूचनाएं माननीय सदस्यों को हमने उपलब्ध करवाई हैं। इसके अलावा नियम 61 के तहत, नियम 62 के तहत, नियम 67 के तहत, नियम 101 के तहत भी विषय जो है इस माननीय सदन में उठे, जिनको हमने इजाज़त दी। और जो है 16 दिन की इस कार्रवाई में 1200 जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, विभिन्न डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो सदन की कार्रवाई को देखने के लिए यहाँ आए। और जो हमारा ये विशेष रूप से जो बच्चे जो हमारे जो आश्रमों में हैं, वो भी लास्ट के दिन पर यहाँ आए और मुझसे भी मिले। और सारे बच्चे जिन भी शिक्षण संस्थानों से आए उनसे मैंने बातचीत भी की, विधानसभा की कार्रवाई के बारे में भी मैंने अवगत कराया। और हम ये चाहते हैं कि विधानसभा जो है वो मात्र जो है 68 लोगों तक सीमित ना रहे या कुछ अधिकारियों तक सीमित ना रहे। ये विधानसभा की जो कार्रवाई है वो जन जन तक पहुँचे, साधारण व्यक्ति तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, इसके प्रयास हमने इस सत्र के माध्यम से किए। और एक और बात जो मैं करने जा रहा हूँ कि अभी 4 जून को एक बाल विधानसभा का आयोजन भी जो है कौंसिल चैम्बर में हम करने जा रहे हैं। अभिप्राय इसके पीछे ये है
कि जो देश भर के जो 68 बच्चे हैं जिनका चयन होगा, और वो संस्था LIC के माध्यम से जो हमारी परफेक्ट सोसाइटी है, जो NGO है, उसके माध्यम से यह इसका आयोजन हो रहा है। वो बच्चों का चयन होगा। कुछ जो है प्रभावशाली जस्टिस रिटायर्ड या सिटिंग जजेस जो है उस कार्रवाई में जो है यहाँ मेरे साथ बैठेंगे, ताकि बच्चे जो है इस बात को समझें कि जो उनका भविष्य है, उसकी जो चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों का जो समाधान होना है, उसका जो माध्यम है वो विधानसभाएं या पार्लियामेंट होती है। और उन पार्लियामेंट की कार्रवाई या विधानसभा की कार्रवाई उनके जहन में पहुँचे, उन तक पहुँचे, उसके प्रति उनका जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसी आशा के साथ जो है हमने बाल विधानसभा का आयोजन भी हम करने जा रहे हैं। और धर्मशाला की जो हमारी विधानसभा का परिसर है, वहाँ अन्य गतिविधियाँ, विधानसभा का जब सत्र लगेगा तो लगेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं राष्ट्र स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनका आयोजन भी हम निकट भविष्य में हम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद है कि आप सब योग बजट की ये बजट सत्र की इस कार्रवाई के संचालन में विधानसभा सेक्रेटेरिएट को मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिला है। आपने जो भी विषय यहाँ सदन में उठे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी समाचार पत्रों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी कार्रवाई जो है हिमाचल के जन जन तक, यही हम सब का जो है मुश्तरका प्रयास है कि जो हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, चाहे वो मीडिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यपालिका हो, और हम अपने अपने जो है जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या पूछना चाह रहे? मेरा भी ये पहला एज ए स्पीकर कि 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र था, पहला बजट सत्र था, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था उसका मैंने इस्तेमाल किया है विधानसभा की कार्रवाई में। और जो नए माननीय सदस्य होते हैं और जिनको संरक्षण चाहिए होता है कुर्सी से, स्पीकर से, वो हमने उनको उपलब्ध कराया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सारे माननीय सदस्यों का सहयोग तकरीबन मुझे मिला है। कभी कभी कुछ क्षण ऐसे हो जाते हैं जहां व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, वो भी लिए गए हैं, लेकिन बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो लिए गए हैं। और जो है आज अभी जो है इसका समापन हुआ है। अब नेता जो सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता ने उसके बाद मैंने भी अपनी बात की है। मुझे अच्छा लगा और दिस वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। जुडिशियल एक्टिविटी हो गई, वो 1 महीने के अंदर अंदर वो भी रिपोर्ट देगी। दूसरा जो है भांग की खेती या अफीम के जो औषधीय गुण हैं, और हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स जनरेशन में या जो है जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर एक आय का साधन और स्रोत भी है, उस दृष्टि से भी इसके ऊपर भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है अभी, जो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। और जो है उस रिपोर्ट के बाद सरकार जो है उस पर काम करेगी और रिपोर्ट जो है विधानसभा में आएगी। जब आएगी चर्चा में तो देखेंगे उस पर क्या क्या माननीय सदस्य जो है अपना सुझाव देना चाहेंगे और उसको फिर अडॉप्ट किया जाएगा और उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। सत्र खत्म होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्र सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। सत्र में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया गया। कर्ज को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बौखलाहट में है, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री को सदन में गुस्सा आ रहा था। सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ रही है। आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाएंगे और आगामी 10 वर्षों में प्रदेश देश का सबसे शक्तिशाली राज्य होगा। जो आपने इतना हमारा जो बजट सेशन था उसको सबने कवरेज किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी हमने एक और फैसला किया है कि शिमला में जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसके लिए हमने पीछे कहा था कि हम यूनिवर्सल कार्टल बॉक्स की तरफ भी देखेंगे और किसान को नुकसान ना हो, बागवान को नुकसान ना हो, जो एप्पल ग्रोअर्स है उनको नुकसान हो, उस दृष्टि से
हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स और रोहित ठाकुर जी ने उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ये पाया कि किसानों का जो एप्पल का जिसमें एप्पल भरा जाता है बॉक्स होता है, वो कई बार 24 किलो का होता है, कई बार 28 किलो में का होता है, लेकिन वो पेटी के रेट के हिसाब से उसको प्राइस मिलता है। अब जब पेटी के रेट के हिसाब से प्राइस मिलता है कि ये पेटी है, इसका प्राइस हो गया कि 900 रुपये पेटी गई जी, 1000 रुपये पेटी गई, कितने किलो सेब है, वो चाहे 30 किलो ही है। तो उस दृष्टिगत हमारी सरकार ने बागवानों के हित के लिए काफ़ी सोच विचार किया, और जो जगत सिंह नेगी जी हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, हमने ये फैसला किया है जितने भी बागवान हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एप्पल ग्रोवर्स है या और भी बागवान है, कि जो भी वेट के हिसाब से जो भी हमारे किसान बागवान होंगे, हम वेट के हिसाब से पर किलो के हिसाब से उसका रेट तय करेंगे। ये फैसला हमारा आज हुआ है। ये बागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। कई बागवान बेचारे गांव में 30 किलो की पेटी भर के दे देते थे, 25 किलो की पेटी भर के दे देते थे। इस दृष्टिकोण से आज हमने बागवानों के हित में ये फैसला किया कि पहले तो यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के बारे में पता करेंगे कि इतनी जल्दी उपलब्ध हो सकता कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ तो हमने अभी ये इंतज़ाम किया है कि वेट के हिसाब से किसान को उसका उचित मूल्य मिले, बागवान को उसका उचित मूल्य मिले। इस दृष्टि से हमने एक नियम लागू कर दिया है कि जो अगला जो हमारा एप्पल का सेब सीजन होगा, उसमें हम वेट के हिसाब से कीमत की तय करेंगे। धन्यवाद। सर किस तरह या विपक्ष समझकर अनजान बनना चाहता है? मुझे बड़ा तो वो जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो प्रावधानों पर चर्चा नहीं हो रही थी, राजनीतिक भाषण हो रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार का ये बिल है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिल है जिसमें बच्चा 0 से लेकर 27 साल तक, कोई भी हिंदुस्तान में 27 साल के ऊपर अनाथ बच्चे जो है, जो उनकी माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उनका ख्याल रखता है। हमारी सरकार ने इस बिल को पास कर उनको अधिकार दिया है। इनका सहायता करने के लिए कई एनजीओज बनी होती है, कई एजेंसियां बनी होती है, अच्छी बात है, वो करते हैं। कई राजनीतिक लोग भी उनकी सहायता करते हैं, कई फाउंडेशंस भी उनकी सहायता करते हैं। लेकिन हमने कहा कि इनकी सहायता करने के बजाय उनके मन में एक भाव रहता है कि ये दया, कि हम इनकी दया भाव पर निर्भर करते हैं सहायता के क्षेत्र में। मैंने उस दृष्टि को पहचाना, और उस दृष्टि को पहचानने के बाद मैंने कहा कि ये किसी की दया दृष्टि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आज इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, किसी दुर्घटना में हो गए, कभी कोई कार दुर्घटना हो जाती है, बस दुर्घटना हो जाती है, माँ बाप दोनों छोड़ के चले जाते हैं, तो इन बच्चों का कौन सहारा बनेगा? इसलिए हमने उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा, और ये कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उनका अधिकार है। अब जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको फीस देने का भी सरकार देगी, हॉस्टल की फीस भी सरकार देगी। IIT में सिलेक्ट होता है, NIT में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, MBBS में सिलेक्ट होता है, पॉलिटेक्निकल में सिलेक्ट होता है। बेटियां अगर BSc नर्सिंग करती है उसमें सिलेक्ट होता है, या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, तो हॉस्टल का खर्चा तो देगी, फीस का खर्चा तो देगी, 4000 रुपया मासिक पॉकेट मनी के लिए भी देगी। फिर सर्दियों में जैसे अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, उस तरह उनको बाई ईयर घूमने की सुविधा दी गई है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा दी गई है। गर्मी सर्दी के कपड़े कौन से पहनने, उस दृष्टिकोण से दिया गया। ऐसा कोई बिल आज तक आया नहीं है। तो इसलिए ये चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का मकसद है कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता, और 27 साल तक उसको अपने उसको खड़ा कर, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार हर प्रकार से सहायता देगी। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तो केंद्र के बिल का प्रोटेक्शन केयर और उसकी बात कर रहे थे, जबकि उस बिल का इस बिल से कोई लेना नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने पैसों से 101 करोड़ रुपए का कोर्स स्थापित करने के बाद, और तकरीबन 1 करोड़ रुपया दान में आ चुका है। इस बिल को आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसको हमने एक्ट के रूप में लाया है, और उन बच्चों के लिए हमारी सरकार की सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, ये उनका अधिकार बनता है। जो बच्चे अपने बचपन में, छोटी उम्र में अपने माता पिता खो गए, या उसके बाद अपने माता पिता खो गए,
ये अब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके नियम जल्दी लागू कर दिए जाएंगे और इस सुविधा का लाभ जल्दी ही अनाथ बच्चों को आने वाले समय में मिल जाएगा। भांग की खेती के बारे में मैंने तो देखो अभी इसकी ज़्यादा जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ और भांग की खेती के बारे में कमेटी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णचंद ठाकुर जी ने ये प्रस्ताव लाया था एक नियम 133 के तहत, जिसके लिए 63 के नियम 63 के तहत पूर्णचंद ठाकुर जी जो कि मंडी द्रंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और हंसराज जी और सुंदर ठाकुर जी, इन सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। तो इस दृष्टि से कि जैसे कि हंसराज जी ने अपना अनुभव बताया, तो अगर मेडिसिन यूज के लिए होगा तो अभी तो इस पर कमेटी बनाई है। जब तक कमेटी रिपोर्ट देंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। पर थी अफीम के तो हिमाचल में वातावरण नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा अभी थोड़ी देर, देखिए ये जब बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए वो हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते जहां हम वार्ड वाई के सारे सिविल हॉस्पिटल चलाएं, डिस्पेंसरियाँ चलाएं। हमारे मेन हॉस्पिटल खाली हो गया, आईजीएमसी खाली है, जहाँ अभी आपका टांडा खाली है, नेर चौक खाली है, नाहन के जो मेडिकल कॉलेज है, रीजनल हॉस्पिटल खाली है। आप और संस्थाएं खोल रहे हैं, उस संस्थाओं से 2 डॉक्टर 1 वार्ड बॉय भेज रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में बच्चे नहीं है। 286 स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं आया। 3100 कुछ स्कूलों 3148 स्कूलों में एक बच्चा है 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए। तो हमें बने हुए तो 100 दिन हुए, सारा कसूर तो आपका है। पैसे देने को पैसे नहीं, आर्थिक बदहाली की दौर से इस बार तो हमने, और स्पीकर साहब ने जो डिनर होता था वो भी नहीं दिया। पर ये इन चीज़ों को हम इसमें काउंट नहीं करते, पर हम विकास में कैसे आगे बढ़ा जाए इस दृष्टि से भी हम कार्य करते हैं और हम इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो फाइनेंशियल जो इनडिसिप्लिन रहा है, जो अनुशासनहीनता रही है, उस संदर्भ में हमने ये श्वेत पत्र लाने की बात की है। इसका कैबिनेट में चर्चा करके इसके एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 4 रिसोर्स मोबिलाइजेशन किए जो मैंने अंदर बताए। पहला रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें है कि हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उस पर हमने वाटर सेस लगाया 100 दिन के भीतर, ताकि आय हो और हम अपने जो विकास के कार्य वो रुक ना सके। अभी उससे एक पैसे आए नहीं हुए, लेकिन हमारी मंशा अच्छी है। फिर शराब के जो ठेके थे, शराब के ठेके 10% पर रिन्यू कर दिए जाते थे 4 साल से। हमने फैसला किया कि इनकी ऑक्शन होगी और आज मुझे खुशी है कि 40% की बढ़ोतरी के साथ वो ऑक्शन हुई। ये हमने फैसला किया। तीसरा हमने फैसला किया कि जो पावर प्रोजेक्ट है जिससे बिजली पैदा होनी है वो 2 साल पहले कैसे बनेंगे, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृत संकल्प है। हम दिन रात मेहनत हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ा करें। इसके लिए हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपनी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बागबानों की स्थिति कैसे बढ़े, इस दृष्टिकोण से आज हमने ये सुधार किया है। तो हमने पहले ही कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विधायकों की विधायक निधि बंद हुई लास्ट क्वार्टर की, उसका कारण ये नहीं है क्या मैं नहीं देना चाहता, मैं भी तो विधायक रहना चाहता हूँ। क्यों बंद हुई? इन्होंने ऐसी अव्यवस्था फैलाई है जिसके कारण हमको ये देखना पड़ रहा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़े हो। जिस प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक ही इच्छा है, सभी मंत्रिमंडल और सभी हमारे विधायकों की भी और हम प्रदेश की जनता की, कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। प्रत्येक हिमाचली पर 93,000 रुपये का 92,838 रुपये का कर्ज है। प्रत्येक हिमाचली पर 6,000 करोड़ रुपया हमको लेना है कर्ज के रूप में। पर हम कर्ज के सारे कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, लेकिन विकास के कार्यों में कोई अवरोध नहीं पड़ने देंगे। और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली और अमीर राज्यों में होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्र की समाप्ति पर कहा कि सदन में उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, साथ ही सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी फैसलों को भी उठाया गया। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, सरकार ने संस्थान बंद किए, जिसकी वजह से विपक्ष को विरोध में आना पड़ा। विपक्ष सदन के बाहर भी जनता की आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद करने सहित संस्थान बंद करने को लेकर सरकार को घेरता रहेगा। सरकार बनने के बाद ये पहला बजट सत्र था और बजट सत्र के दौरान हालांकि ऑपोजिशन के लिए एक चीज़ की थोड़ी सी कठिनाई रहती है कि नई सरकार के खिलाफ मुद्दे कम होते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे, वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे। और मैं सभी विपक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए। और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी। और जो वर्तमान में, अब मुझे सरकार के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी क्योंकि हम विधानसभा के अंदर इन दिनों में काफ़ी बोले हैं, विधानसभा के बाहर बोले हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप विपक्ष की जो भूमिका जो हमसे एक्सपेक्ट करती है पूरे जनता प्रदेश की, हमने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं आप सबका, और जो कवरेज आप सब ने विपक्ष को दी है उसके लिए आप सबका भी आभार। सोशल मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह कवरेज मिली है। जहां तक मुद्दों की बात रहती है, हमने पहले भी आज विधानसभा के अंदर बात को बड़ा स्पष्ट कहा कि हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अगर पहुंचे, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे मुद्दे थे वो समाप्त हो गए। मुद्दे कायम हैं, चाहे वो संस्थान डिनोटिफाई किया है, वो भी उस पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। और उसके साथ साथ में इसके अतिरिक्त जो ऐसे निर्णय और भी हुए हैं जहां हमने अपनी बात प्रखर रूप से कही है विधानसभा के अंदर। हम चाह रहे थे कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, लेकिन वो नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा नहीं लग पाई। बहुत सारे और इश्यूज थे जिन इश्यूज पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी रहती है, एक सीमा है सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कहूं कि विधानसभा के अंदर बजट डिस्कशन में भी हमारे विपक्ष के सब साथियों ने बहुत तर्क के साथ अपनी बात कही है और दमदार तरीके से अपनी बात कही है चर्चा में भाग लेते हुए, और उसके लिए मैं सभी सदस्यों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और जो मैंने कहा कि जिन मुद्दों को हमने प्रदेश हित में, जनहित में इस माननीय सदन में उठाया है, उन मुद्दों पर आज भी हम कायम हैं और आने वाले समय में भी उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हम बिल्कुल बड़ा स्पष्ट हैं इस बात को लेकर के, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। खासतौर से जो इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हुए थे वो सोचे समझे बिना रद्द किए हैं, बंद किए हैं। यहाँ तर्क तो ये दिया जा रहा है कि आर्थिक रूप से प्रदेश की परिस्थिति ऐसी नहीं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास को इस तराजू में, राजनीतिक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ये संस्थान अगर बंद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद होते, रिव्यू करने के बाद होते तो समझ में आता। 11 तारीख को शपथ होती है दिसंबर को, 12 तारीख को संस्थान रद्द करने की प्रक्रिया होती है, तो सीधा सा अर्थ यही है कि राजनीतिक मकसद के साथ संस्थान रद्द किए गए हैं। और हमने इस बात को कहा है, आने वाले समय में जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो रद्द किए संस्थान उनको बहाल करेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है।
दूसरा, एक विधानसभा के अंदर एक बिल जिसका हमने विरोध किया, लोकतंत्र प्रहरी, हमने विपक्ष के ओर से सारे विषय को सत्ता पक्ष के सामने रखा। एक बात बड़ा स्पष्ट करिए कि आप इमरजेंसी के पक्ष में हैं या विरोध में। गोल गोल घूमते रहे, बातों को इधर उधर करते रहे, लेकिन सटीक जवाब कहीं भी किसी तरह से हमको प्राप्त नहीं हुआ। वो कानून जो हमने बनाया था उसको रद्द करना कतई भी तर्कसंगत नहीं था। तीसरी बात, शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव के सिलसिले में 3 बार नोटिफिकेशन करना, बदल बदल करके करना, वोटर्स बनाना और ऐसे इस तरह से वोटर बनाना, 15 तारीख तक वोटर पुरानी व्यवस्था के अनुरूप बनाए जा रहे थे, 6 तारीख से 15 तारीख तक, और 15 से बाद फिर 20 तारीख तक नए व्यवस्था के अंतर्गत कहा कि कोई भी आदमी वोटर बन सकता है। बल्क में लगभग 11,000 वोटर गलत तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर बनाए हैं और स्वाभाविक रूप से कॉरपोरेशन के चुनाव को प्रभावित करने के लिए वो सारी प्रक्रिया जिसका हमने विरोध किया है। इसके अलावा और सारी चीजों को लेकर के जो हमने मुद्दे उठाए हैं वो आपके ध्यान में है, मैंने उस पर डिटेल में जो विधेयक लाया गया था अंडरग्राउंड वाटर वाला, भांग की खेती, नहीं इसके देखिए, इस सारे पक्ष में, इसमें दोनों चीजें, पक्ष में विपक्ष में, मैं इस बात को कह सकता हूं और इसको थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये परमिशन अगर देते हैं तो उसको हम करने की स्थिति में हैं? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में तो हम एक्साइज की सारी चीज़ें जो है, वो शराब जो है वो भी बनती हैं, वो भी तो एक उस तरह से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जगह हमने देखा कि उसके कारण परिणाम अच्छे नहीं है कई जगह। इसलिए दोनों पक्ष को इसको देखने की आवश्यकता, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सर, अंडरग्राउंड वाटर को लेकर सीधी सी बात है, उस अमेंडमेंट को मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जरूरी उसको लाया गया, कोई औचित्य नहीं था और हमने इस बात को विधानसभा के रिकॉर्ड पे लाया है कि सजा का प्रावधान समाप्त करने की वजह क्या है। आखिरकार वॉयलेशन कौन करते हैं? वॉयलेशन करने वाले लोग ज़्यादातर वो है जो इंडस्ट्री सेक्टर में, जिनको परमिसिबल जो एक लिमिट दी गई है पानी की, उससे ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और वही लोग बार बार हमको भी मिलते थे कि इस प्रावधान को समाप्त करिए। कारण उसकी वजह ये थी कि उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर था कि अगर कहीं सजा हो गई तो बहुत मुश्किल होगा, यही आपको बता रहा हूं मैं। और उसी बात को लेकर के ये सारा विषय, मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, इंडस्ट्री को तो हम सिंगल विंडो के माध्यम से जो परमिसिबल रिक्वायरमेंट उनकी है उसका प्रावधान करते हैं, और चाहिए होता उसके लिए परमिशन देने के प्रावधान उसमें है। जैसे मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बात को कि विदिन 60 डेज जो है वो परमिशन देनी पड़ेगी। वो सारे प्रोविजन होने के बावजूद वो सजा को हटाने की वजह क्या है? सिर्फ एक ही बात थी उस पर, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके दिमाग में जो पड़ा होता था, जिसके कारण वॉयलेशन में उनको करने में जो थोड़ी कठिनाई आती थी, उस कारण से लाया गया। मेरा कहने का मतलब ये है, स्वभाव बहुत अच्छा है। अब कहीं को पसंद है, कहीं को नहीं है। पहले मेरा स्वभाव बहुत पसंद आता था, अब आजकल उनको नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि भूमिका शायद उनकी बदली है। और मैं पहले भी इसी तरह से रहता था, आज भी इसी तरह से रहता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने अपने स्वभाव से विपरीत नहीं है। जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का एहसास है, उस जिम्मेवारी को निभाना मेरा दायित्व है। थैंक यू प्लीज। पड़ रहा है कि भी वो क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी हैं और इसलिए हास्य का विषय बना है। लेकिन फिलहाल मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चुनाव में हम भी जाएंगे, दम के साथ जाएंगे, मुकाबला करेंगे।